मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुराद अली जी हैं और हमारे साथ बहुत जल्द दो रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी और कर्नल DS गुर्जर जी, दोनों ही रिटायर्ड हैं फौज से। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी एवं राजनीतिक विश्लेषक हरीश पाराशर जी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सब, देश मेरे परिवार को देखेगा पीछे से। इस योजना में वो तत्व कहीं गायब सा दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गायब है, लेकिन वो तत्व कहीं गायब सा दिख रहा है। क्या ये इस तत्व को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए? गुर्जर साहब। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपने जो सवाल पूछा, इस पर मैं आने से पहले एक दो मेरी विचार रखना चाहूंगा। जी। ये देखिए, भारतीय सेना को इस चीज की अग्निवीर और अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी है, हमें समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कोई भी ये समझाने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहा है, और यही कारण है युवा जोश में आकर के सड़कों पे आ गए हैं। पहली बात, ये देश को समझना चाहिए कि भारतीय सेना की आज जो एवरेज एज है वो 32 वर्ष है, जो दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। इसको युवा करने का 30 वर्ष पहले, जब कारगिल रिपोर्ट है उससे पहले भी सेना से मांग उठती रही कि हमारी आर्मी हमें यंगर चाहिए, क्योंकि हमारी जो टेरेन है वो पहाड़ों में है, नदियां हैं, बहुत कठिन दुर्गम रास्ते हैं साहब। और इसी को कम करने के लिए जैसे भी ये तरीके से आई, इसका बेसिक मकसद ये है कि इसके बाद 26 साल एवरेज आयु हो जाएगी हमारी भारतीय सेना की। और दूसरी बात है कि 1973 के लड़ाई के बाद में हमारी जो भारतीय सेना में जो जवान का प्रतिशत था, जिसको हम OR कहते हैं, अदर रैंक्स, वो 73% था, जो घट करके आज बिलो 40 आ गया है। ये दो मुख्य कारण है ऐसी योजना को लाने का। ये योजना कोई एक दिन में नहीं आई है, कई वर्षों से इस पे काम हो रहा था। एक समय अब आया, भारत सरकार ने फैसला किया कि चलो भारत सेना कैरियर रिफॉर्म्स के तहत इसको अपनाया जाए। तीसरी बात, दुनिया के एग्जांपल से हमें कुछ नहीं लेना देना है साहब। ये हमारे भारत की रिक्वायरमेंट है, भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट है। और जैसे अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप डिबेट चाहे उन व्यक्तियों को बुला लें यहाँ पर साहब, वो चाहे वो अपने विचार रख दे, तर्क और वितर्क दे दे, पर अगर कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहेंगे कि आप वकील या सेना के अधिकारी के पास? ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सेना का मुद्दा है, जब भारतीय सेना का मुद्दा है, सेना के तीनों चीफ साहब, छोटी बात नहीं होती है। भारतीय सेना के अधिकारी कभी मीडिया में आकर के ऐसे चुपड़ नहीं करते हैं। तीनों ने आके कहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, हमने इसके ऊपर मंथन किया है, सरकार ने इससे एक्सेप्ट किया है। और देश का जहां तक ताल्लुक है, जो लोग युवा कह रहे हैं कि 25 को तो ले लिया, 75 को नहीं लिया, तो मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। देखिए, जवानों के लिए पहली बार आ रही है, हम अधिकारियों के लिए पिछले 40 वर्ष से चली आ रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसके अंदर से आधे अधिकारी को 5 साल बाद निकाल दिया जाता है। कर्नल साहब, सवाल यहीं से खड़ा होता है, सवाल यहीं से खड़ा होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस विषय पर विशेषज्ञों को ही बोलना चाहिए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद जो 75% बाहर आएंगे, सरकार ये कह रही है कि 10% आरक्षण उनके लिए तमाम फोर्सेज में हम व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ का अनाउंसमेंट भी हो गया, जैसे असम राइफल्स और CAPF के 10% आपको मिलेगा। सुनिए, रिटायर्ड सैनिकों के लिए अभी यह व्यवस्था है 10% आरक्षण की, कि उनको तमाम जगह सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाएगा। 30 जून 2021 तक का आंकड़ा है कि उनको 1.29% उसमें समावेश हुआ है उनकी नौकरी का। अब देखिए भारत कैसे चलता है, ये हम और आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी धीमान साहब कह रहे थे योजना अच्छी है, आप जैसे फौजी लोगों ने बनाई है, मगर इंप्लीमेंट कराने के लिए किसी सिविल सर्विसेज वाले ने इसको एक तरीके से, जिस तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए, सेना, आप ही बता रहे हैं, सेना जज्बे से लड़ती है, सेना आगे चलती है बिना देखे कि हमारी जान जाएगी, हम शहीद होंगे, क्योंकि वो है ही इसलिए। अब ऐसे में यदि उनके सामने ये संकट हो कि भाई 4 साल बाद हम क्या करेंगे, और अभी 16 से 20 वर्ष तक सर्विस देने के बाद जब वो आता है, तो एक तरीके से वो सर्विस कर चुका होता है। वो ना भी कुछ काम करे तो उसके पास इतनी पेंशन, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि वो काम चला लेता है। मगर ये 4 साल वाले जिन्हें 11 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद उनके सामने सवाल हैं जो इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर वो ये तो सोचना चाहेंगे ना कि यदि मैं चला गया तो मेरे बूढ़े मां बाप, उनके लिए क्या है,
क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इनको सब जगह लगाया जा सकता है जिस किसी भी स्थिति में। ये ऐसा नहीं है कि इनको खास काम के लिए रखा जा रहा है। जी गुर्जर साहब। मैं बोल सकता हूँ? जी जी मैं बोल सकता हूँ सर? जी देखिए, आपका सवाल बहुत लंबा था, पर मैं इसको बहुत संक्षेप में इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए साहब, भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंफ्यूज मत करो। आप क्या चाहते हैं आपकी सेना कमजोर खड़ी हो? आप क्या चाहते हैं चीन के सामने घुटने टेक दे? आप क्या चाहते हैं उन दुर्गम पहाड़ियों में बूढ़ा सैनिक आपकी सेना बुढ़ी हो? प्लीज लिसन टू मी नाउ। अगर आप चाहते हैं सेना मजबूत हो, सेना जवान हो, तो जो सेना कहती है उसको वैसे सैनिक दीजिए। अब सवाल उठता है, इनको उनके 4 साल बाद निकलने के बाद दिक्कतें आएंगी, हम मानते हैं, और इसी चीज को सेना ने और नागरिकों ने गवर्नमेंट के पास रखा है और उनके ऊपर मंथन हो रहा है। पर यही मैं एक बात बताना चाहूंगा साहब, जब अगर ऊपर हमारे जनरल, एक कमांडर अधिकारी, एक सिविल में ऐसा नहीं होता है, सेना में 1-2 ऊपर होते हैं, नीचे हमें ज्यादा सैनिक चाहिए, ज्यादा कैप्टन चाहिए, और अगर वो हमारे पास नहीं है तो फौज में उनको परमानेंट ले लोगे, प्रमोट करने के बाद वो नहीं संभव है। इसलिए देश को ये सोचना पड़ेगा कि अगर रोजगार, मैं आपको बता सकता हूं, परसों में एक चैनल पे था, वहां पर एक बच्चा बैठा था, उसको पूछ रहे थे, वो बोल रहा था कि साहब हम भारत के अंदर इतने बेरोजगार हैं कि हमें 20 साल छोड़ दो, 4 साल भी नौकरी दे दो और भारतीय सेना का हमें वो कंधे पे लगाने का मौका दे दे, हम बड़े सौभाग्यशाली मानेंगे। तो ये रोजगार से जोड़ के गलती ना करें, उनको एडजस्ट करना सरकारों का काम है। बिल्कुल आपसे हम सहमत हैं, आपसे हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये रोजगार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।